मैनेजमेंट, इसका स्कोप क्या होता है, यानी इसमें क्या बातें आती हैं जो करनी होती हैं, इसकी रेलेवेंस क्या है, मतलब कॉलेजेस में हमें आने वाले दिनों में क्यों ज़रूरत है कि हमें एकेडमिक प्लानिंग करनी चाहिए, जबकि अपेरेंटली हम सब एक स्कूल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मातहत काम करते हैं और प्लान वगैरह सारा जो एक्टिविटीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, रिसोर्सेज हैं, ये सब वहीं से आते हैं, तो हमें क्यों ज़रूरत है कि हम इसमें इसको सीखें। आ जाए कि ये रिलेवेंट है, जो करना चाहिए, तो फिर इसके ज़रिए से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं, इसका रोल क्या होता है, इसके ज़रिए से कौन से काम किए जा सकते हैं एफिशिएंटली अगर हम एकेडमिक प्लानिंग करें तो, और एकेडमिक प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह का वर्क एनवायरनमेंट चाहिए, इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट चाहिए, और इसके फंक्शंस क्या है, इसके हो जाने से हमारे पास क्या चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सो ये हम 5 पॉइंट्स हैं जिस पे हम बहस थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, फिर आपके सवालात लेते हैं जी। जिसके जरिए से हम एजुकेशनल मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाते हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जो हम प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमास हैं, शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, किसी भी तरह का कोई भी एकेडमिक प्रोग्राम जो हम ऑफर करते हैं यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में, उसके लिए एक बैलेंस किस्म की डिसीजन मेकिंग जो है, ये उसका प्रोसेस है जी। और इसका अल्टीमेट आउटकम या इंटेंट कह लीजिए, इंटेंट ये होता है कि हमारे पास, हर इदारे के पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ रिसोर्सेज पाए जाते हैं। हम चाहते हैं कि अपने रिसोर्सेज की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें। जुडिशियस यूटिलाइजेशन से मुराद ये है कि ना ही ओवर यूज कर रहे हो और ना ही अंडर यूज कर रहे हो चीजों को। इन रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्स आता है, मटेरियल रिसोर्सेज आते हैं, इसी तरह सोशल रिसोर्सेज हैं आपके, वो इसमें शामिल हो जाते हैं, मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं, वो भी इसका पार्ट है। तो इन तमाम चीज़ों की दोनों तरह से एंगेज करना, यानी इफेक्टिव यूज से मुराद सिर्फ और सिर्फ उसको बहुत ज़्यादा यूज करना नहीं है। जुडिशियस यूटिलाइजेशन से मुराद हमारी ये है कि ना ही हम उनको ओवर यूज करें, ना ताकि वो बर्न आउट ना हो जाए, और ना ही हम उसको अंडर यूटिलाइज करें कि रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं। सो ये इस काम को करने का जो पूरा प्रोसेस है जी, इसको एकेडमिक प्लानिंग कहते हैं। तो हम इस स्कोप के अंदर रहते हुए ये देखते हैं कि एकेडमिक प्लानिंग फिर किन चीज़ों के बारे में हो सकती है। हमें ये डिटरमिन करना हो कि हमारे इदारे से कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होने चाहिए। इसमें कुछ प्रोग्राम्स तो वो है ना जी, जो बाय कंपल्शन वी हैव टू ऑफर। मसलन हमारा रेगुलेटर जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है आपके केस में, हमारे केस में हायर एजुकेशन कमीशन है यूनिवर्सिटीज के केस में। एक हमारे मुल्क में एक एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है चीज़ों का, जिसको हायर एजुकेशन कमीशन रेगुलेट करता है और या HEDs रेगुलेट करते हैं, तो ऑफर करना ही करना है। लेकिन उसमें भी हर कॉलेज हर प्रोग्राम ऑफर नहीं करता। मसलन आप BS प्रोग्राम्स को ले लीजिए, BS तमाम सब्जेक्ट के हर कॉलेज में नहीं होते। तो अगेन ये डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे कॉलेज के पास है कि उन्होंने कौन कौन से एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर करने हैं, डिग्री वाले, सर्टिफिकेट वाले, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले, प्रोफेशनल ट्रेनिंग वाले, जो भी हैं वो डिसाइड करें। कोर्सेज विद इन इंस्टीट्यूशन कौन सा डिपार्टमेंट ऑफर करेगा, कौन सी फैकल्टी ऑफर करेगी। प्रोफेशनल ट्रेनिंग का कोर्स है तो कौन करेगा, BS है किसी सब्जेक्ट का तो उसका ओनरशिप कौन से डिपार्टमेंट के पास होगी।
ये इसका तयन करना, कोर्सेज साल में कितनी दफा ऑफर किए जाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो देखना कि कौन उसका कस्टोडियन होगा, कितनी दफा ऑफर होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑन कैंपस होंगे, ब्लेंडेड होंगे, ये हाउ वाले उसमें कि हाउ द कोर्सेज आर ऑफर्ड। उस ऑफरिंग में जो डिपार्टमेंट ओनरशिप रखेगा उसके अलावा उसके एडमिनिस्ट्रेटिव काम कौन करेगा उसको, उसके और उनकी किस किस चीज में कितनी इंटरफेरेंस होगी। कॉलेज के एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो आप ऑफर करने का डिसीजन करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए कॉलेज के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, मसलन लाइब्रेरी का उनके लिए कब इस्तेमाल होनी है, लेबॉर्ट्री उनको कितना वक्त चाहिए और किस तरह से मैनेज होगा उसका टाइम। इसी तरह कोई फील्ड ट्रिप्स हैं, फील्ड वर्क हैं, उससे रिलेटेड कौन से इदारे हैं, हमारे उनसे कनेक्शंस कितने हैं जहाँ पे उन्हें फील्ड विजिट कराने हैं। जो भी रिसोर्स उस प्रोग्राम के लिए चाहिए वो उस कॉलेज के पूल ऑफ रिसोर्सेज में से किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। कंप्यूटर लैब चाहिए या कुछ भी ऐसा चीज चाहिए, तो क्या आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में से कितना हिस्सा, कितना पोर्शन ऑफ रिसोर्स जो है वो किस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके लिए होगा। इन तमाम सवालों के जवाब, ये मुकम्मल नहीं है, इसके फर्क और भी सवाल हो सकते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग जब हम कहते हैं कि मैं एकेडमिक प्लानिंग करता हूं किसी इदारे में, तो असल में मैं इन सवालों के जवाब देना चाहता हूं कि ये किस तरह से ऑफर किए जा सकते हैं। ठीक है जी। सो इन्हीं को हम आगे थोड़ा सा और जाते हैं, तो इन्हीं पे एक एक करके फर्दर भी डिस्कशन करते हैं। अब अगला ये सबसे अहम सवाल है जी, ये हमारे माइंडसेट्स को सामने रखते हुए जिस तरह से हमारी तरबियत हुई है या जिस तरह के कल्चर में आप मैं पढ़े हुए हैं, उसमें सबसे हमारा जो अभी तक रोल रहा, खास तौर पे कॉलेज सेक्टर में, बहुत लिबर्टी नहीं है, बहुत आज़ादी किसी भी ज़माने में नहीं रही कि वो खुद से क्या करें। एक गिवन सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, कॉलेज टिपिकली उसको अप्लाई करते हैं, एफएससी एफए की चंद गिवन स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप ऑफर करते हैं एफएससी, उसके बाद बीए सब शुरू हो गया, उसमें भी आप अपने रिसोर्सेज के हिसाब से चूज कम करते हैं, बल्कि आपको डिक्टेट ज्यादा किया जाता है कि आप ये कर लें। ऐसी सूरत हाल में एकेडमिक प्लानिंग सोचना या सीखना, why is it of importance to us? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जी। सो इसकी रेलेवेंस क्यों बढ़ रही है, मैं इस पे आपसे आर्ग्यू करना चाहता हूँ। देखिए, हायर एजुकेशन का जो लैंडस्केप है ना पाकिस्तान में, वो बहुत तेजी से बदला है 2002 के बाद। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल किस्म की शिफ्ट्स हमने की हैं अपने सिस्टम के अंदर। आज किसी भी सब्जेक्ट में जितनी तादाद में प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज में पर्टिकुलरली, इससे पहले नहीं सोचा जाता था। 15-20 साल पहले चले जाएं, बॉटनी ज़ूलॉजी 2 डिपार्टमेंट हुआ करते थे। अब देखें बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो फलाना, और हर एक को ले लें, आप किसी को भी ले लें, हर सब्जेक्ट के इतने सब डिसिप्लिन्स बन गए हैं और हर एक में प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। तो जो इसकी डिमांड है मार्केट में, एम्प्लॉयर एंड से या सोसाइटी के एंड से या हायर एजुकेशन के एंड से या बच्चों की फर्दर स्टडीज दूसरे इदारों में करने के हवाले से, आप सोचें तो जो डिमांड है हायर एजुकेशन की बढ़ गई है। उसके पीछे ना जी एक फैक्टर तो सब्जेक्ट की डाइवर्सिटी या स्पेशलाइजेशंस है, दूसरा फैक्टर इंक्रीज नंबर ऑफ एनरोलमेंट भी है हायर एजुकेशन में। ऑल्दो कि वो हम उतनी नहीं कर सकते जितनी हमें करनी चाहिए। आज भी हमको तकरीबन अपनी टोटल यूथ का जिससे यूनिवर्सिटी जाना चाहिए उसका सिर्फ 9% हम यूनिवर्सिटीज में इनरोल कर पाते हैं, 200 से ऊपर यूनिवर्सिटियां होने के बावजूद और ये कॉलेजेस हमारे पास होने के बावजूद इतने को इनरोल करते हैं हम हायर एजुकेशन में। लेकिन फिर भी अगर आप इससे कंपेयर करें 18-20 साल पहले से, तो ये वो कोई लेस देन 1% था तब। तो एक वॉल्यूम तो बड़ा है,
सो सब्जेक्ट डाइवर्सिटी और वॉल्यूम, जो इनरोलमेंट का वॉल्यूम बढ़ा है, इसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको अब हायर एजुकेशन की डिमांड मार्केट में पहले से ज़्यादा है। पहली बात ये है जिसकी वजह से हमें एकेडमिक प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अब हमें अपने अंदर डाइवर्सिटी लाना और ज़्यादा स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करना अपने गिवन रिसोर्सेज में, ये फॉर ग्रांटेड नहीं रहा। इसको प्लान करना पड़ता है, प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है। दूसरी चीज जो दूसरा पॉइंट है इसमें, वो है पब्लिक सेक्टर के लिए फंडिंग गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट की फंडिंग जो है ना जी, दिन ब दिन श्रिंक होती जा रही है, कम होती जा रही है। और ये डिबेट कॉलेजेस के बारे में भी और यूनिवर्सिटीज के बारे में भी बहुत आम है कि ये गवर्नमेंट के लिए अब ऑलमोस्ट by every passing day it is becoming impossible कि वो इन अदारों को पूरी तौर पे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया करें। गवर्नमेंट के पास ये फंड्स नहीं है। जिस तेजी से ये सेक्टर बढ़ा है, तो अब लोग इस बात पे गुफ्तगू करते हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अपने लिए फंड खुद जनरेट करना चाहिए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अपने लिए फंड कैसे जनरेट कर सकते हैं? दो तरीकों से मैं इस पॉइंट को लेता हूं जी। एक तो ये है कि मैं एडिशनल फंड्स जनरेट करने के लिए प्लानिंग करूं, वो एक अलग सब्जेक्ट है, फाइनेंस वाले हिस्से में आप पढ़ेंगे कि यूनिवर्सिटीज या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फंड कैसे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फॉर द मोमेंट मैं ये तो जरूर कर सकता हूं कि जितनी फंडिंग मुझे मिलती है उसका इस्तेमाल जो है वो जुडिशियस करूं, उसमें वेस्टेज ना हो। ऐसी जगह, ऐसे प्रोग्राम्स जिन पे मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो मुआशरे को वो रिटर्न नहीं देती जो उसे चाहिए, तो वो तो मुझे रोकना चाहिए। सो दूसरी वजह एकेडमिक प्लानिंग करने के दूसरा लॉजिक मेरे नज़दीक यही है कि आपको अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करना, खास तौर पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को उसके ऑप्टिमल यूज तक ले जाना ये ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको चॉइसेस करनी पड़ती हैं, सिलेक्शंस करनी पड़ती हैं। आप हर काम वो नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं। तीसरी बड़ी चीज़ जो है, अब लोगों में ये वाली अवेयरनेस भी बहुत है कि, और गवर्नमेंट भी इसकी तरफ तवज्जो करती है जी, कि मुझसे हिसाब मांगते हैं, अकाउंटेबिलिटी। मैं फ्री नहीं हूं गवर्नमेंट का फंड खर्च करने में, उसको ऐसी जगह यूटिलाइज करने में जिसकी जरूरत ना हो। तो मुझे अवेलेबल फंड्स जो हैं उसके लिए जवाबदेह होना है लोगों के सामने, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं ध्यान से खर्च करूं और प्लान करूं। रेवेन्यू जनरेशन की ज़रूरत है, मैंने आपको बता दिया कि अब जब भी मैं कहीं बात करता हूं ना जी, तो मेरे पहला सवाल यही होता है कि हम रेवेन्यू जनरेट कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक तो हम यकीनन वो प्रोग्राम्स, मसलन FA है, FSC है, BS के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से और एक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो हमें ऑफर करने ही करने। लेकिन मैं अपने यहाँ अब भी आज़ाद हूँ कि मैं किसी तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू कर दूँ, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की ट्रेनिंग कर लूँ, किसी डेवलपमेंट पार्टनर के साथ मिलके कोई शॉर्ट टर्म प्रोग्राम चला दूं, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स को फॉलो करने की और परमिशंस की। और स्ट्रिक्टली उस तरह से नहीं है वो। सो मैं फर्ज कर लीजिए इंडस्ट्री A के लोग कहते हैं हमारे 500 लोग हैं, इनको आपने ट्रेन कर देना है फला चीज़ में, मेरे पास वो रिसोर्स है तो मैं वो ट्रेनिंग का मुआहदा करता हूँ उनसे, एक्सपेंसेस वो पे करते हैं और मैं डिलीवर करता हूँ।
इसी तरह से सेल्फ फाइनेंस्ड मुख्तलिफ प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटियों ने शुरू किए, वो भी फाइनेंशियल रेवेन्यू जनरेशन का जरिया बन सकते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ इलाकों में उस इलाके की रेलेवेंस को देखते हुए स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं जो लोग ऑफर करते हैं, ये भी हमारे रेगुलर प्रोग्राम्स का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम ये ऑफर कर सकते हैं। सो हमें ये बात अब सोचने की ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि पैसे नहीं है ना आने हैं, और ये भी मुझे पूरा पता है कि अगले हर आने वाले साल में ये फंडिंग और श्रिंक होती जाएगी और कम होती जाएगी, और ये स्ट्रेस हमारे ऊपर या ये प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा कि हम खुद अपना पैसा जनरेट करेंगे। तो लिहाजा हमें इसलिए भी एकेडमिक प्लानिंग की ज़रूरत है। अच्छा, जो कुछ भी मैं ऑफर करता हूँ अपने इलाके में, जब तक उसकी ओनरशिप नहीं है, मैं उनसे पूछूं ही ना जिन्होंने पढ़ना है, ना पेरेंट्स से ना बच्चों से, ना उस इलाके के एम्प्लॉयर से देखूं कि उसको क्या चाहिए, और मैं भले ही जो मर्जी ऑफर करता जाऊं, that will not be useful for the people living in that community. So stakeholder participation in the sense के stakeholder participation in deciding कि what is to be offered. मेरे पास ऑप्शंस हैं 10, 5, 6 मुख्तलिफ तरह की, मैं ऑफर सिर्फ वही करूंगा जो मेरे इलाके के लोगों की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल सियालकोट में एक ख़ास तरह की इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वज़ीराबाद में और तरह की है, गुजरांवाला में और तरह की है, तो वहाँ अगर मैं शॉर्ट कोर्सेज करता हूँ तो वहाँ के लोगों को वही स्किल बेस्ड कोर्सेज ज़रूरत हैं जो उस इलाके के साथ मुंसलिक हैं। तो मुझे इस विंडो को इस्तेमाल करना चाहिए। एक और बात, एकेडमिक प्लानिंग क्यों मुझे ज़रूरत है, इसकी रेलेवेंस क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि देखिए, एक ज़माने में लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ थी, लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेजेस थे। अब जो गवर्नमेंट कर रही है, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक यूनिवर्सिटी बनेगी, तो डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस क्या करेंगे? पहले मुझे ये कॉन्सेप्ट जब मैंने नौकरी शुरू की तो समझ ही नहीं आता था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं था, पंजाब यूनिवर्सिटी क्यों एडवर्टीजमेंट देगी जी, लोग खुद ही आते हैं, हम क्यों बुलाएं लोगों को, क्योंकि कोई और था ही नहीं, किधर जाते। आज इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं एक शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं कि लोगों के पास ऑप्शन है। अब मुझे अपने आप को सेल करना नहीं आएगा तो फॉर ग्रांटेड नहीं कि लोग मेरे पास आएंगे, लोग अपने करीब तरीन जगहों पर जाएंगे अगर उनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं तो। Now I need something to show which can convince them कि I am the best place for them to study. So जो increasing competition for students है ना, ये increasing competition for academic institutions भी है कि वो क्यों बता है। अब मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में ये इंश्योर करना लाजमी है जी कि जो मैं ऑफर करता हूँ वो रेलेवेंट भी हो और वो रिस्पॉन्सिव भी हो, सोसाइटी के लिहाज से भी, स्टूडेंट्स के लिहाज से भी, और एजुकेशन की वर्थ के लिहाज से भी। अगर ये करेक्ट आप देख लीजिए, वो सारे प्रोग्राम्स नहीं चल पाए, कई प्रोग्राम्स के लिए कम्युनिटी का रिस्पांस ही नहीं है, दाखिला ही नहीं होता, एडमिशन ही नहीं होते, क्योंकि हमने अगर वो लोगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहे तो अब लोगों के पास इतनी ऑप्शन है कि लोग उस तरफ आते ही नहीं हैं। सो ये 5-6 जो मैंने आपके सामने 6-7 पॉइंट्स रखे, ये बुनियादी तौर पे ये सारे पॉइंट्स इस बात को एम्फसाइज करने के लिए थे कि आप लोग जो कि अभी रिलेटिवली मिड कैरियर में हैं, जब तक आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग की प्लेसेस पे पहुंचना है, अल्लाह खैर रखे, बहुत सारे अभी भी होंगे, बहुत सारों ने आगे चलना है,
तो अब हमें इदारों के बारे में सोचने का अंदाज जो है वो बदलना पड़ेगा। आपके कंपटीशन में एक प्राइवेट सेक्टर है जो बहुत बड़ा चंक आपका ले जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्सेज हमारे जैसे नहीं है किसी भी लिहाज से, लेकिन वो बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है बिकॉज वो मार्केट करते हैं, वो परस्यू करते हैं चीजों को और बैठ के प्लान करते हैं। डिग्रियों के नॉमेनक्लेचर, उनके कंटेंट, उनके कोर्सेज मार्केट कंपैटिबल बनाते हैं। हम पब्लिक सेक्टर में बहुत अच्छी चीजें भी अच्छे पैकेज में, अच्छी पैकिंग में नहीं दे रहे होते। अभी आज मुझे ये ना करते हुए भी तनख्वाह मिलती है, थोड़े दिन है सर, ये भी नहीं मिला करेगी। जिस तरह के कंपटीशन आ गया, रेगुलेशंस बन गई, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जमाना आएगा, तो ये बदल जाएगा, सब कुछ चेंज होना, इसकी गुफ्तगू शुरू हो गई हुई है, लेकिन ये बदल भी सकता है। इन तमाम बातों की वजह से आई फील कि ये इट्स वेरी रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न हाउ टू answer these questions which I've just raised in the relevance portion of it. आज आपको बहुत ज्यादा रेलेवेंट, तो ये आने वाले दिनों में हो जाना है रेलेवेंट। अगर मैं इस रेलेवेंस को रियलाइज करूं तो फिर मैं एकेडमिक प्लानिंग करते वक्त क्या फायदा उठा सकता हूं इसके जरिए से। मुझे जब मैं कहता हूं कि मैं एकेडमिक प्लानिंग करूंगा तो मैं क्या करना चाहता हूं असल में। एकेडमिक प्लानिंग बुनियादी तौर पे जो शुरू में हमने बात की थी वही है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं इंस्टीट्यूशनल जिनको करने में मदद करती है। वो बजट से रिलेटेड हो सकते हैं, वो स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने से रिलेटेड हो सकते हैं, वो स्टूडेंट रिटेंशन के हो सकते हैं, वो डिग्रीज की मार्केट से हो सकते हैं रिलेटेड, वो मुझे आने वाले कल को स्पेकुलेट करने की मेरी टेंडेंसी की सूरत में हो सकते हैं, प्रोजेक्शंस की सूरत में हो सकते हैं। और एकेडमिक प्लानिंग में देखें, इट डज नॉट ओनली मीन टू स्टार्ट न्यू प्रोग्राम्स, टू स्टार्ट न्यू कोर्सेज, ये नहीं है। इसका एक बहुत अहम हिस्सा टू फेज आउट एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स विच आर नॉट रेलेवेंट, क्योंकि उस पर मेरे रिसोर्सेज खर्च होते हैं, पैसा खर्च होता है, लोग खर्च होते हैं, मेहनत लगती है। सो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स की वैल्यू को जज करना और टाइमली क्लोजर करना, उनको फेज आउट करना, वो भी उतना ही अहम हिस्सा है एकेडमिक प्लानिंग का जितना के नए प्रोग्राम्स को प्लान करना और सोचना। मैं ये फैसले प्रोग्राम्स के बारे में किस तरह करता हूँ, मैं एनरोलमेंट प्रोजेक्शंस देखता हूँ। किसी भी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स में मैं देख सकता हूँ कि पिछले 5 सालों में एनरोलमेंट ट्रेंड्स क्या रहे, ग्रेजुएट्स की मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी कितनी रही। अगर कोई नया प्रोग्राम प्लान करना चाहता हूँ तो अपने सराउंडिंग में सिमिलर एनवायरनमेंट में इंस्टीट्यूशंस को देख सकता हूँ जो पहले से ऑफर कर रहे हैं, और वहां उनको सामने रख के मैं प्रोजेक्ट कर सकता हूँ कि मैं अगर शुरू करूँ तो उनसे क्या डिफरेंट होगा जिसकी वजह से लोग मेरे पास आएंगे। स्टूडेंट्स की रिटेंशन और ग्रेजुएशन रेट्स, ये आपको प्रोग्राम की प्लानिंग में हेल्प देते हैं। लोग एंटर होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, लोग एंटर होते हैं, छोड़ते नहीं हैं, लेकिन ग्रेजुएट भी नहीं हो पाते। तो मुझे अपने प्रोग्राम की स्ट्रक्चर को देखना चाहिए कि इसके पीछे क्या रीजंस हैं। अगर ये रेट ज्यादा है तो प्रॉबेबली रीजंस जो है फिर लोगों में नहीं है, फिर प्रोग्राम में रीजंस हैं कोई ऐसी। इसी तरह मुझे प्लानिंग करते वक्त, प्लानिंग जो मेरे लिए हेल्प कर सकती है वो ये है कि मैं अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक, उनका वर्कलोड एनालाइज कर सकूं कि मेरे पास किस जगह गुंजाइश है कि मैं कोई प्रोग्राम शुरू कर सकूं। अपने लोगों को
ना ओवरवर्क करना पड़े और ना ही वो अंडरवर्क रहे। कंपनसेशन के प्रिंसिपल्स जो है वो मैं इससे ड्रॉ कर सकता हूँ। इसी तरह मेरे पास फिजिकल स्पेस कितनी है, इसका ना सिर्फ मुझे अंदाजा हो सकता है बल्कि मैं देख सकता हूँ कि यूटिलाइज कैसे हो रही है और प्लान कर सकता हूँ कि जो कुछ मैं शुरू कर रखा है, जो मैं चला रहा हूँ, इसके लिए आने वाले 5 सालों में मुझे और क्या चाहिए होगा। आप अपने कॉलेज के रेवेन्यूज को बेहतर कर सकते हैं, अपने कॉलेजेस के रिटायरमेंट प्रोजेक्शंस जो हैं, कितने लोगों ने कब यहाँ से चले जाना है, फाइनेंशियल बर्डन की टर्म्स में नहीं। फाइनेंशियल बर्डन तो क्योंकि डायरेक्ट कॉलेजेस पे है नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे होता है। लेकिन अगर मेरे को रिसोर्स रिटायरमेंट के करीब है और बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उनके रिटायरमेंट प्लान को सामने रखते हुए मुझे लोगों को रिक्रूट करना या उनकी जगह पे लोग तैयार करना, ये तो प्लान करना पड़ेगा चाहिए। जब तक मैं एकेडमिक प्लानिंग नहीं सोचता तो ये बातें उस दिन मेरे सामने आती हैं जिस दिन हो जाती हैं, एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम हम कोई एडहॉक सोल्यूशन करते हैं इस बात का। लेकिन अगर मैं प्लानिंग करता हूँ, सोचता हूँ, तो ये बातें फिर मुझे वे अहेड ऑफ टाइम पता होती है और मैं टाइम आने से पहले पहले इनको मैनेज कर सकता हूँ। सो एक तो ये रोल है एकेडमिक प्लानिंग का। सॉरी, दूसरा देखिए, ये अगली स्लाइड। दूसरा पार्ट है इसका ज्यादा लॉजिस्टिक रिलेटेड चीजें, जो कि थोड़ी एकेडमिक लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी निटी ग्रिटीज के माने में आती हैं। नए कोर्सेज या नए यूनिट्स स्टैब्लिश करना, ये मैंने फैसला कर लिया ना, कोई प्रोग्राम शुरू करना है या कोई प्रोग्राम बंद करना है, तो ये और प्रिंसिपल्स पे होता है जो पीछे हमने देखे, ह्यूमन रिसोर्स कितना है, मटेरियल रिसोर्सेज कितने हैं, मार्केट में डिमांड कितनी है, एनरोलमेंट ट्रेंड कितना है, ड्रॉप आउट कितना हो जाता है, उन चीज़ों पे कर लिया। जब को फैसला कर लिया कि ये प्रोग्राम बनेगा, तो फिर इसका मतलब है मुझे उसके यूनिट्स को देखना है, उसके कोर्सेज को देखना है, उसकी बुक्स बनानी, मटेरियल सिलेक्ट करना है, स्टडी मटेरियल जो है ऑडियो विजुअल प्रिंट सारे दिखाना, एग्जिस्टिंग कोर्सेज का भी रिव्यू करते रहना मुसलसल, ये भी एकेडमिक प्लानिंग का हिस्सा है। ये कोर्स मैंने आज बना दिया, तो टिपिकली स्पीकिंग आफ्टर एवरी 3 इयर्स, जिस तरीके से आज नॉलेज आजकल एक्सप्लोर होता है, तो एवरी 3 इयर्स वी डू माइनर रिविजन्स ऑफ कोर्सेज। उनको कंटिन्यू करना हो तो कम से कम हम 3 साल में एक दफा उसकी, जिसको कहना चाहिए माइनर रिव्यू कर लेते हैं, छोटे मोटे चेंजेस देखते हैं। और एवरी 5 इयर्स हम कोर्सेज को रीडिजाइन कर देते हैं। ये देखने में आसान काम है, लेकिन ये जब बगैर प्लानिंग के होता है तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मसलन फर्ज कर लें मैंने 3 साल बाद किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के चंद कोर्स रिवाइज कर दिए, उस वक्त इनरोल्ड लोग कौन से पढ़ेंगे? जो पहले से दाखिल हुए थे नई स्कीम आने से, उनके वो कोर्सेज रह गए हैं, तो क्या वो नए वाले करेंगे कि पुराने वाले करेंगे? एक कोर्स कितने अरसे तक इंटैक्ट रहना चाहिए और कितने अरसे बाद हम उसको ऑल टुगेदर बदल सकते हैं, ये वाले फैसले, ये एकेडमिक प्लानिंग का हिस्सा है। एकेडमिक प्रोग्राम्स की असेसमेंट मैंने पहले जिक्र किया, इससे वही मुराद है, पीरियडिकली इदारे को ये सोचते रहना चाहिए कि एक प्रोग्राम जो हमने एक वक्त में बहुत अच्छा स्टार्ट किया था समझ के, और बड़ी अच्छी उसकी इनरोलमेंट थी, प्रोजेक्शंस थी, मार्केट थी, क्या उसको फॉरएवर कंटिन्यू रहना चाहिए? हम अगर अपने रिसेंट पास्ट में देखें तो 90s में कॉमर्स के कोर्सेज जो थे वो बहुत ज़्यादा पीक पे थे। इस ज़माने में उससे पहले थोड़ा MBA जो बिजनेस के कोर्सेज थे, इस पे इसकी बड़ी मार्केट थी, हर जगह पे ये खुल गए। आहिस्ता आहिस्ता वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गए, फिर ये कर्टेल होना शुरू हो गए। फिर कॉमर्स के कोर्सेज BCom MCom वगैरह, इसकी बहुत एक ज़माने में बूम आया, सब लोग इधर जाने लग गए। क्या
एक दफ़ा शुरू हो गए तो हमें इदारे में आज जब उसकी उस तरह से डिमांड नहीं है तो क्या वो प्रोग्राम वैसे ही चलते रहने चाहिए या उनको अमेंड करना चाहिए? मिसाल के तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने एक इदारा था जिसको कहते थे IBIT, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब बिजनेस के कोर्सेज स्टैंड अलोन कोर्सेज के तौर पे मार्केट में उस तरह नहीं रहे जैसे उनकी एक्सेप्टेंस पहले थी, तो एक इनोवेशन के तौर पे इसके साथ IT बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ के ना जी, तो IBIT के नाम से एक बनाया गया इदारा जो कि बिजनेस के ही कोर्सेज करवाता था लेकिन IT की ओरिएंटेशन के साथ। इसी तरह अब के दौर को आप ले लें, आज मार्केट में कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड बहुत सारा बूम है। सो आज मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए, ये ठीक है, बाद में प्लान करूंगा, रिसोर्सेज देखूंगा। जब ये नहीं इस तरह से मार्केट में रह जाएगा तो फिर मैं इसका क्या करूंगा? ये इसकी एकेडमिक प्लानिंग जो है वो जरूरी है। स्टूडेंट्स की क्वालिटी, यार चाय बना रहा सर। स्टूडेंट्स क्या लर्न करके निकलता है, इदारे की रेपुटेशन उसकी इस काइंड ऑफ एकेडमिक प्लानिंग पे बहुत डिपेंडेंट है कि मैं डिग्री दे के भेजता हूँ उसके अंदर वो रिक्विजिट स्किल्स हैं जो मैं चाहता था, ये मैं इंश्योर कैसे कर सकता हूँ। सो क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म जो हैं उनके जरिए ही कर सकता हूँ ऑब्वियसली। तो उन सिस्टम्स को मुझे इंश्योर करना चाहिए कि स्टूडेंट लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे प्रोग्राम्स में क्या रखा हुआ है। सो ये एकेडमिक प्लानिंग आपको इन चीज़ों में हेल्प कर सकती है। इसी तरह एकेडमिक प्लानिंग का एक और अच्छा फंक्शन या रोल कह लीजिए, बल्कि फंक्शन नहीं है, इसका एक रोल ये है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली इसमें एंगेज रहते हैं तो आपके यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट और रेलेवेंट ऑफिसेज जो हैं उनको हर लम्हा ये पता चलता रहता है रमीन कि चुप कर जा। यूनिवर्सिटी क्या करती चली आ रही है, क्या स्टेटस है, कल क्या करते थे, आज क्या करेंगे, आगे क्या करना चाहिए। इन बॉडीज में जो यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है या सेनेट्स होते हैं, सिंडिकेट्स हैं, इस तरह के जो फोरम्स होते हैं जहाँ पे आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अलावा बाहर से लोग आए होते हैं जो अपने बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कॉमर्स के, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो उनसे जो इन्फॉर्मेशन आपको इनके बारे में मिलती है वो आपको एकेडमिक प्लानिंग में और उसको फर्दर आगे मूव करने में हेल्प देती है। आप इसी के ज़रिए से हर वक्त अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। एकेडमिक प्लानिंग करते हो तो आप अपडेट रख सकते हैं कि आप ही की तरह के दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो आपके रीजन में हैं वो क्या ऑफर करते हैं, उनके कौन से प्रोग्राम्स यूजफुल हैं, उनके कौन से प्रोग्राम्स में लोग नहीं हैं आते। आप उनसे लर्न करके अपने प्रोग्राम्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली कौन सी चीज़ें वायबल है, आप भी उनके मुताबिक उसको चला सकते हैं। डिसाइड कर सकते हैं कि अगर एक ही तरह के प्रोग्राम मुख्तलिफ जगह पे ऑफर हो रहे हैं तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आप किसको अट्रैक्ट करेंगे, कौन आपके आपके कॉलेज में आएगा, ये फैसला भी आप कर सकते हैं, इसमें हेल्प। ये जी चंद एक फंक्शंस थे, यानी रोल्स थे, रादर फंक्शन तो नहीं कहना चाहिए, ये रोल्स हैं जो कि आप एकेडमिक प्लानिंग करके तो इसके ज़रिए से इन चीज़ों पे फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने इदारे को इम्प्रूव करने के लिए इन एस्पेक्ट्स पे गौर करते जाएंगे तो आपकी रेलेवेंस बढ़ेगी, आपके प्रोग्राम्स की वर्थ बढ़ती है और आप एक कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट प्रोसेस का साइकिल आपके यहाँ चलता रहता है। अब देखिए कि हम में से, जैसे मैंने शुरू में किया था, यूनिवर्सिटीज भी नहीं करती ये काम, कॉलेजेस तो दूर की बात है, कॉलेजेस का स्ट्रक्चर और तरीका है जिसमें भी नहीं करते। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो कल को आपके साथ वाले सड़क पे बना हुआ प्राइवेट कॉलेज वो ये कर रहा है, वो आपको डिसफंक्शनल कर देगा। कॉलेजेस
अगर आप गौर से देखें तो ऑलरेडी हो चुके हुए हैं इस तरह से। हमारे कॉलेज सेक्टर के उस तरह से परफॉर्म ना करने की वजूहात, जिस तरह हम चाहते हैं वो परफॉर्म, टीचर्स की इनकॉम्पिटेंस नहीं है। रिसोर्सेस आज भी हमारे पास प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा है, लैंड की सूरत में भी और फैसिलिटीज की सूरत में भी। लेकिन एक कोठी में, एक छोटे से प्रेमिसेस में खुला हुआ कॉलेज बेहतर चलता है बनिस्बत उसके थोड़े साथ खुले हुए गवर्नमेंट कॉलेज के। क्योंकि अगर आप देखिए, आप सब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं आप सब लोग, जो प्राइवेट सेक्टर का कॉलेज एक घर में खुला होता है, उसको चलाते आज भी वो सक्सेसफुल तभी होता है अगर उसको गवर्नमेंट कॉलेज का टीचर चलाता है, पढ़ाता वहां जाके यही है। अगर ये कॉम्पिटेंट नहीं है, अच्छा पढ़ाने वाला नहीं है, तो फिर ये वहां कैसे अच्छा हो जाता है और अपने कॉलेज में क्यों नहीं अच्छा होता? ये मैटर एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये मैटर प्लानिंग का है, ये मैटर एंगेजमेंट का है लोगों की, ये रिसोर्सेज का, इस तरह की चीजों का इशू नहीं है। उन कॉलेजेस को हम खुद चलाते हैं जी, तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े कॉलेज आप उठा लें, टीचर हमारे जाते हैं, एकेडमियाँ उठा लें, टीचर हमारे जाते हैं, जो बात। सो अगर मैं ये काम उस इदारे में, ये जो मैंने पीछे बातें की सारी, अगर मैं उस इदारे में ये करूं तो मैं इस चीज को किसी हद तक अवॉइड कर सकता हूं। और मतलब थोड़ा सा पर्सनल समझ लें, मेरा व्यू है कि एकेडमिक प्लानिंग हमारी क्यों नहीं होती, अगर होती है तो फेल क्यों जाती है, क्योंकि इसके साथ मेरा कोई स्टेक जुड़ा हुआ नहीं है। गवर्नमेंट की जॉब का एक बड़ा मसला ये है, हर लेवल पे, यानी नीचे से ऊपर तक, मैं नहीं भी करता तो चलती रहती है। मेरे उधर कोई मेरे करियर पाथ में और मेरे फाइनेंशियल अर्निंग्स में का कोई ताल्लुक नहीं है मेरे काम के ठीक करने या ना करने से। वो बाय विर्च्यू ऑफ टाइम मुझे मिल रही है। सो आई नेवर रियलाइज्ड कि मुझे इस तरफ को गौर करना चाहिए। तनख्वाह मिलती है, पक्की है, पेंशन मिलनी है, फवायद जितने हैं वो सब मिलते हैं। जॉब आप अगर नहीं करते तो यूनियंस प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बैठी हुई हैं। ये वो मामलात हैं जो जिसकी वजह से हम इसकी तरफ नहीं सोचा हमने अब तक चल गया था। अब के कॉम्पिटिटिव दौर में आज से 4-5 साल के बाद नहीं चलेगा। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप थोड़ा 5-10 साल पीछे चल के देख लें कि जो काम हम तब करते थे और आज हम वो नहीं करते, हमें उससे बदलना पड़ा क्योंकि हमारा कंपटीटर उसमें हमसे आगे निकल जाता है। और अगर हम नहीं करेंगे तो ये सर्विस स्ट्रक्चर्स बदल जाएंगे, ये हमारे कॉलेजेस के बड़े बड़े रिसोर्सेज जो है हमसे लेके किसी और को दे दिए जाएंगे, जो कि अब शुरू हो चुका हुआ है। मुख्तलिफ तरीके से हमसे वो छीन लिए जाते हैं। तो इसलिए इसका करना जरूरी है और करके आप इससे ये तमाम मसाइल हल कर सकते हैं। अब ऐसा अगर फर्ज कर लें कि हम इस पर कन्विंस भी हो जाए और हमारे कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन या लीडरशिप ये फैसला कर ले कि ये करना है, तो हमें किस तरह का एकेडमिक एनवायरनमेंट चाहिए ऐसा इसको इफेक्टिवली करने के लिए। इसमें कॉलेज के अंदर के रिसोर्सेज हैं जी कुछ, और कुछ कॉलेज के बाहर के इदारे हैं जिनके साथ मुझे डील करना पड़ता है। मसलन आप कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो प्रोग्राम की डिसीजन और डेवलपमेंट का काम कॉलेज के अंदर होता है। मतलब मैंने कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना है या बंद करना है तो उसकी रेलेवेंस देखने के लिए मेरे पास क्या ईयर्स एंड आईज कौन है, मेरे स्टाफ की एसोसिएशंस हैं, एल्यूमिनाइज हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सिविल सोसाइटी के। ये लोग हैं जो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिनसे मैं ये पता लगा सकता हूँ कि मुझे ये वाले क्या चीज़ जो मैं करता हूँ वो रेलेवेंट है और क्या चीज़ जो मैं करता हूँ वो इरेलेवेंट है, ये देखने के लिए।
इसी तरह लाइब्रेरी के सोर्सेज हैं, लेबॉर्ट्रीज हैं, और इस तरह के ऐसे प्लेग्राउंड्स हैं स्पोर्ट्स के मामले में अगर आप जाएं, जिससे मैं ये देख पाता हूँ कि ये रिसोर्सेज मेरे पास कितने हैं, क्या मैं जो ऑफर करना चाहता हूँ वो कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा देखिए कॉलेज में इंटरनली जो रिसोर्स डेवलप करना है एनवायरनमेंट बनाने के लिए, उसमें एकेडमिक प्लानिंग कमेटी है। ये एडहॉक या वन टाइम जॉब नहीं है, एक ऐसी कमेटी के जिम्मे ये काम होना चाहिए, एक लोग जो कि मुस्तकिल तौर पे इसके जिम्मेदार हों कि वो पीरियोडिकली चीज़ों को रिव्यू करते रहें और उनका कॉलेज से बाहर अपनी तरह के जो पीयर इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पीयर इंस्टीट्यूशंस के साथ भी उनका कंटिन्यूसली ताल्लुक होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये आगे चल सकेगा। सो एक परमानेंट बेसिस पे आप मुख्तलिफ लोगों एकेडमिक्स प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में, जैसे एडमिशंस है, एग्जामिनेशंस है, क्वालिटी एश्योरेंस है, डिपार्टमेंट्स हैं एकेडमिक, उनके रिप्रेजेंटेटिव को मिला के एक ऐसी परमानेंट बॉडी कॉलेज में एग्जिस्ट करती हो जो कॉलेज के अंदर की खबर पूरी रखते हों, यानी रिसोर्सेज क्या हैं, लोग कौन कौन से हैं, जगह कितनी है, लेबॉर्ट्री कैसी है, लाइब्रेरी किस तरह की है, आईसीटी फैसिलिटीज कैसी हैं हमारी, लेकिन साथ साथ उनका अपने कॉलेज के बाहर दूसरे अपनी तरह के इदारे जो हैं उनके बारे में भी इल्म ठीक हो और उनके साथ लाइज़ॉन हो। इसी तरह आप जो प्रिंसिपल है, एडमिन ऑफिस है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है आपका, उसके साथ ताल्लुक होना, स्टूडेंट्स के साथ, स्टेट के साथ, ये तमाम जब तक एक लूप में नहीं आते तो आप कोई भी सक्सेसफुल प्रोग्राम नहीं चला सकते जी। मिसाल के तौर पे मैं सिंपली लूँ तो जो स्टेट को कंट्रोल करता है, स्टेट ऑफिस है आपका, जिसके पास आपके प्रेमिसेस का की प्लानिंग होती है कि कौन सा प्रेमिस कब किसके इस्तेमाल में होता है, अगर मैं उसको कंसल्ट ना करूं तो मैं किसी तरह की एकेडमिक प्लानिंग नहीं कर सकता, कर लूंगा तो वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगी। सो इस सेंस में आपने ये यूनिवर्सिटी के या अपने कॉलेज के अंदर इस तरह के इदारे, इस तरह के फोरम्स बनाने चाहिए जो उसमें हेल्प आउट कर सकें। एकेडमिक प्लानिंग में जो आपके बाहर हैं वो आपके रेगुलेटर्स हैं। मतलब मैं कुछ प्रोग्राम शुरू करता हूँ, कोई डिप्लोमा शुरू करता हूँ, कोई डिग्री शुरू करता हूँ, तो वो लॉ ऑफ द लैंड के अंदर रह के हो सकता है। ऐसा कोई प्रोग्राम जिसकी प्रोविजन मेरा रेगुलेटर नहीं देता, वो काम मैं नहीं कर सकता। सो मुझे HEC के रेगुलेशंस, मिसाल के तौर पे कितने कोर्स, कितने क्रेडिट के डिप्लोमा देना है तो टोटल क्रेडिट कितने होंगे, ये डिसीजन मैं अपने आप नहीं कर सकता। ये पूरे मुल्क के लिए एक क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बना हुआ है। अब मुझे जब भी ये मेरा इख्तियार है कि मैं किस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कराऊं, मैं किस सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट कोर्स कराऊं, किस सब्जेक्ट में BS ऑफर करूं, ये कॉलेज के अंदर का मामला है, आपने अपने आप को देख के फैसला करना है। लेकिन ऐसा फैसला करने के लिए इसके अंदर टोटल ड्यूरेशन इसकी कितनी होगी, इसके अंदर टोटल क्रेडिट आवर्स कितने होंगे, कोर्सेज कितने होंगे, एक सेमेस्टर में कितना वर्कलोड होगा, एग्जाम कितनी दफा किस नौइयत का होगा, ये फैसले मैं खुद नहीं कर सकता। ये फैसले मुझे अपने रेगुलेटर, इन आर केस दिस इज हायर एजुकेशन कमीशन या पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन है जो रेलेवेंट बॉडी है, ये मुझे उसकी तरफ देखना है कि उन्होंने जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए हैं क्या मैं उसी स्ट्रक्चर में रहता हूँ। फिर जो मैंने प्रोग्राम्स बना लिए उन प्रोग्राम्स को एक्रेडिट करवाना है मैंने, ताकि वो नेशनल लेवल पे उनके सर्टिफिकेट्स या डिग्रीज को दूसरे इदारे तस्लीम कर सके। तो इसके लिए मुझे एक्रेडिटेशन काउंसिल्स के साथ बात करनी होती है। अब एक्रेडिटेशन काउंसिल्स जो हैं वो मुल्क में इस वक्त कोई 8-9 के करीब हैं जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट पे मुश्तमिल हैं, और आप जो डिग्री प्रोग्राम ऑफर करते हैं
वो इंश्योर करते हैं कि उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करते हैं कि नहीं। सो मुझे एक्रेडिटेशन काउंसिल्स और उनके रेगुलेशंस का पूरी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह जिस फैकल्टी में आप ये ऑफर करना चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट से, जिस सेंटर से, जिस इंस्टीट्यूट से आप ऑफर करना चाह रहे होते हैं किसी प्रोग्राम को, उस इंस्टीट्यूट के की इन्वॉल्वमेंट उसकी प्लानिंग वगैरह में, उसके बनाने में वो जरूरी है। उस फैकल्टी से मेरी मुराद आपके कॉलेज के अंदर मौजूद डिपार्टमेंट के लोग नहीं, उसी डिसिप्लिन के लोग जो दूसरे कॉलेजेस या दूसरे इदारों में, ताकि वो आके आपको हेल्प आउट कर सकें कि आप अपनी एफर्ट्स को कानून के मुताबिक प्रोसीड कर रहे हैं। तो इसके लिए उनका आना जरूरी है जी। सो ये एक पूरा आप समझ लीजिए, ये एक एनवायरनमेंट है जिस एनवायरनमेंट के अंदर प्रोग्राम्स जो एकेडमिक प्लानिंग हो सकती है। अगर मैं अपने इदारे में ये स्ट्रक्चर नहीं बनाता या स्ट्रक्चर के मुताबिक काम नहीं करता, लिंक्स नहीं बढ़ता, कोलैबोरेशंस नहीं बनाता, तो मैं आइसोलेशन में बैठ के जो प्रोग्राम बनाऊंगा वो फिर किसी भी काम में आने वाले नहीं है, उनसे फायदा नहीं होने वाला। सो ये अब अगर मैंने ये एनवायरनमेंट भी बना लिया अपने इदारे में, तो फिर मैं इसके नतीजे में इनमें से हर हिस्से के क्या फंक्शंस होंगे, वो करेंगे क्या। जो एक फुली फंक्शनल एकेडमिक प्लानिंग का सिस्टम होगा या डिपार्टमेंट होगा या सेल कह लीजिए, हर कॉलेज एक डिपार्टमेंट नहीं इसका बना सकता, एक छोटा सा यूनिट बनाया जा सकता है। उसका काम फिर बेसिकली ये होगा, वो पिछले एनवायरनमेंट को ज़हन में रखते हुए ये बातें सोचिएगा कि वो अपनी लीडरशिप को एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स का स्टेटस, नए प्रोग्राम्स की सजेशंस, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर चैलेंजेस और उन चैलेंजेस को मीट करने के तरीके, और इदारे को आज से 5-10 साल बाद कहाँ नजर आना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में अपनी जो कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकता है। उनका काम है कि वो प्लान करें और कन्विंस करें एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो चीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं वो कैसे सस्टेन करेगी, उसकी क्लाइंटेज कौन सी होती है, वो कम्युनिटी के कौन से हिस्से को सर्व करेगी, कितने सालों तक हम इसकी एज एज्यूम करते हैं कि वैलिड रहेगा, कितने सालों तक रेलेवेंट रहेगा। इसके प्लान के अंदर इसकी रिविजन्स के जगह हमने कौन सी तय की हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज दरकार हैं उनमें एग्जिस्टिंग कितने हैं, कौन से नए रिसोर्सेज चाहिए, उन जो नए चाहिए वो हमें खुद बनाने हैं या हम किसी पार्टनरशिप के जरिए किसी जगह मौजूद रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंसेज में पर्टिकुलरली आप देखिए कि बहुत हाई कॉस्ट लेबोरेटरीज इन्वॉल्व होती हैं, हर इदारा नहीं बनाता। मैं प्रोग्राम शुरू करता हूँ तो मैं किसी के साथ कोलैबोरेट कर लेता हूँ, वहां पर उसके रिसोर्सेज इस्तेमाल करता हूँ, जो चीज़ मेरे पास अच्छी है ये कोई दूसरा इस्तेमाल कर लेता है वो लेबोरेटरीज। तो मुझे ये चीज़ें जो है इनके बारे में यानी डिसाइड करना, एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट इसके लिए चाहिए होती है, तो मैं उनको अपडेट कर सकता हूँ कि जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ उसके लिए चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। लीडरशिप के जरिए से आप इसको फंक्शनल बनाते वक्त, लीडरशिप के जरिए से आप डिपार्टमेंटों के, अपने कॉलेज के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट लेवल पे किस तरह से सिनर्जीज बना सकते हैं, उनके दरमियान लाइजॉन क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये लाइजॉन क्रिएट कर लेने से आप चीज़ों को इकोनोमाइज कर सकते हैं। कहीं रेपिटेशन, मसलन मैं अपने नए प्लान में लेट्स से कोर्सेज ऑफर करता हूँ, उन कोर्सेज में से मेरा एक कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो ऑलरेडी 2 उसी तरह के कोर्सेज ऑफर कर रहा होता है, मसलन कॉमर्स के, बिजनेस के कोर्सेज मुश्तरक होते हैं, कई आईटी के और बिजनेस के कोर्सेज मुश्तरक होते हैं। तो मैं बजाय इसके
दोबारा से बनाऊं, मैं उनके साथ ऐसा लाइजॉन डेवलप करता हूं कि उन्हीं रिसोर्सेज को जो वो ले रहे हैं मैं अपने कोर्स में इस्तेमाल, अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर लेता हूं। इसके लिए लीडरशिप ऐसे इसको फंक्शनल करती है कि आप में और दूसरे पार्टनर में जिसके साथ मिलके आपने काम करना है, इनके दरमियान लाइजॉन डेवलप करने में हेल्प करती है ताकि आप उन रिसोर्सेज का फायदा उठा सकें। एकेडमिक प्लानिंग अगर इदारे के पास मौजूद है और लीडरशिप को जब आप इससे अवेयर करते हैं तो आपके लिए रिसर्च कल्चर, जिसकी आजकल हम बहुत गुफ्तगू करते हैं जी, रिसर्च कल्चर की डेवलपमेंट में हेल्प मिल सकती है। इसी तरह आप अपने आप को कम्युनिटी सर्विस से लिंक कर सकते हैं इसके जरिए से। और ये इस तरह अगर हम चलते जाएं तो ये जितनी बातें आगे चलती आ रही हैं ना जी, ये वो तमाम फवायद हैं, दूसरे लफ्जों में या वो काम हैं जो आप एकेडमिक प्लानिंग के जरिए से ले सकते हैं। आप अपने आप को एज ए ट्रेड मार्क इन सर्टन थिंग्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मसलन आप अभी अगर आप देखना चाहें रियल टाइम में तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियां अपने मुख्तलिफ कामों के लिए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए मशहूर है। आपसे पूछा जाता है अच्छा किसी बच्चे ने MBA करना है तो वो कहाँ जाए, तो इसके लिए लैंडमार्क यूनिवर्सिटीज हैं। कहते अच्छा फलां प्रोग्राम फलां जगह से कर लो, IBA सक्खर से करो, IBA कराची से जाके करो, पंजाब यूनिवर्सिटी से करो, लम्ब से करो। लेकिन अगर तुमने मेडिसिन पढ़नी है तो फिर उसके लिए मुनासिब जगह जो है वो आगा खान यूनिवर्सिटी कराची है, उसके लिए किंग एडवर्ड जो है वो मुनासिब है। आप इदारे अपने ट्रेड मार्क्स बनाते हैं अपने प्लानिंग के जरिए, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं अपने प्रोग्राम्स के जरिए से और फिर उसकी प्रोपोगेशन करते हैं। सो इस तरीके से आप अपने आप को जिंदा रखते हैं, अपनी वर्थ को बनाते हैं, अपने नाम को बनाते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी अब बन चुके हुए हैं यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में, मुझे नहीं पता आप शायद बन जाएं, क्वालिटी एश्योरेंस में जो प्रोसीजर्स हैं, क्वालिटी एश्योरेंस सेल्स बने हुए हैं जो कि आप जिस तरह की एकेडमिक प्लानिंग करते हैं वो आपकी प्लानिंग के ऑफरिंग के अगेंस्ट हर वक्त चेक करते रहते हैं कि आपने जो खुद अपने लिए मुकर्रर किया था आप उसको कितना ठीक कर रहे हैं। इंटरनली जब आप करते हैं तो ये क्वालिटी एश्योरेंस सेल्स के जरिए होता है। एक्सटर्नली जब होता है तो HEC करता है थ्रू एक्रेडिटेशन काउंसिल्स। वो अपनी एक्रेडिटेशन काउंसिल से ये एश्योर करता है कि आपका अपना बना हुआ प्लान कितना इंटैक्ट है, आपके यहाँ स्टूडेंट टीचर रेशो ठीक है, आपके यहाँ फैकल्टी पूरी है, आपके पास रिसोर्सेज पूरे हैं या नहीं है, आपने जो अपने प्लान में रिसोर्सेज कहीं से कोलैबोरेट करने का, कमिट करने का प्लान बनाया था वो हुआ या नहीं हो रहा होता, आपका स्टूडेंट वो वाली सेट ऑफ स्किल्स लेके निकल रहा है जो आपने कहा था कि लेके निकलेगा। ये काम क्वालिटी एश्योरेंस सेल्स करते हैं इदारों में। और एक्सटर्नली देखा जाए तो ये HEC करता है थ्रू अपने जो क्या एक्रेडिटेशन काउंसिल्स हैं उनके जरिए से। आप कोई प्लानिंग कर चुके होते हैं, आप प्लान तरीके से चीजें ऑफर कर चुके होते हैं तो फिर आप पीरियोडिकली उनका रिव्यू करके उनके अंदर इंप्रूवमेंट इन बातों के नतीजे में आप कर सकते हैं। ये इसके समझ लें फंक्शंस हैं, यानी एकेडमिक प्लानिंग की जाए तो उसके नतीजे में आपके इदारे में क्या बेहतरी आती है, ये वो बातें सारी जो हमने पीछे की। इसके लिए स्ट्रक्चर कैसा चाहिए? अच्छा, ये स्ट्रक्चर जो सामने बना हुआ है ना जी, ये बहुत आइडियल किस्म का स्ट्रक्चर है जिसको ऑब्वियसली फर्स्ट डे पे ही ऐसे स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर आप कल से फर्ज कर लें अपने प्रोग्राम्स का रिव्यू स्टार्ट कर दें और नए प्रोग्राम स्टार्ट करने की प्लानिंग शुरू कर दें, अपने रिसोर्सेज का ऑडिट करना शुरू करें, ह्यूमन रिसोर्स का भी और अपने मटेरियल रिसोर्सेज का ऑडिट करना शुरू करें, अपने कम्युनिटी का सर्वे करना शुरू करें, अपने पीयर इंस्टीट्यूशंस की प्रैक्टिसेस को देखना चाहें, तो हिसाब से रहे ये सारे काम
एक वक्त में इस तरह से शुरू नहीं हो सकते। स्टार्टिंग के तौर पे आप इसमें से जो आपको सबसे एसेंशियल कंपोनेंट लगता है, आप उसके जरिए से इसको शुरू करेंगे ऑब्वियसली। लेकिन आप एक छोटे से सेल 2-4 लोगों को रिस्पॉन्सिबल बना के उनके जरिए से स्टार्ट करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जहन में रहना चाहिए कि ओवर द पीरियड हमने इस तमाम काम को इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे करना है, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू स्टे, इसने खत्म नहीं होना, इसने दिन ब दिन बढ़ना है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली, जो वो बनते जाए। टिपिकली स्पीकिंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो होगा वो इसको लुक आफ्टर करता है। आप कॉलेज है, कॉलेज का प्रिंसिपल होगा जो इसको लुक आफ्टर करेगा। और उन प्रोग्राम्स की बात मैं नहीं कर रहा जो प्रोग्राम्स आपको कहीं से बाय कंपल्शन मिलते हैं कि आपने करने हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आप अपने तौर पे फैसला करते हैं और डिसाइड करते हैं अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपने लिए रिसोर्सेज जनरेट करने की खातिर। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आप कम्युनिटी को सर्व करने के लिए करते हैं। बेटे इस तरह का चैप्टर तो आपके बहुत गौर से पढ़ना पड़ेगा और उठ के पढ़ना पड़ेगा। और देखिए उसके नीचे एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जिसमें एकेडमिक प्लानिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए। पहले दिन नहीं होगा, पहले दिन हो सकता है अनऑफिशियली चंद लोगों को दे दिया जाए, फिर उनको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाए कि ये काम करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ मिलके एकेडमिक प्लानिंग डिपार्टमेंट चंद सालों में बने। लेकिन टिपिकली जब दुनिया में ये बनाए जाते हैं एकेडमिक प्लानिंग डिपार्टमेंट, तो इनके अंदर 4 तरह के यूनिट्स होते हैं: प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की मैनेजमेंट, ये जो डाटा वगैरह इंटरनेट आईसीटी ये वो, एंड बजट। ये 4 तरह के सेक्शंस हैं जो बहुत फंडामेंटल हैं इन्फॉर्म करने में कि आपको किस तरह से एकेडमिकली प्लान करना चाहिए। प्लानिंग सेक्शन ऑब्वियसली आपको मार्केट स्टेटस बताता है, आपको नीड्स बताता है, आपको आपके रिसोर्सेज बताता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताता है। और इसके नीचे फिर लोग हैं जो एकेडमिक रिव्यू करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, इस तरह की चीजें बनाते हैं। इसी तरह दूसरा जो क्वालिटी एश्योरेंस वाला है, वो प्लान की हुई चीजों को जब इम्प्लीमेंट करना है तो वो उसी सेंस में इम्प्लीमेंट हुई या नहीं, इसको देखने के लिए क्यूए होता है, क्वालिटी एश्योरेंस जो डील करता है एक्रेडिटेशन एजेंसीज के साथ, जो तय करता है कि प्रोग्राम्स में असेसमेंट्स किस तरह से की जाएगी, इनकी क्वालिटी को मॉनिटर कैसे किया जाएगा। आपके और बाहर के इदारों के दरमियान प्रोग्राम्स की क्वालिटी से रिलेटेड लाइजॉन डेवलप करने के लिए बना होता है। जिसके बाद MIS है, आज के दौर में सबसे इम्पोर्टेंट है, हर कॉलेज में नहीं तो कई बड़े कॉलेजेस में होगा पहले से ही। सिर्फ उसको देखना है कि ये स्टूडेंट का डाटा, टीचर्स का डाटा, प्रोग्राम्स का डाटा, नीड असेसमेंट्स का डाटा, हर तरह का डाटा जो आता है वो इसके पास रिकॉर्ड में होता है। डाटा एक्वायर करते हैं बच्चे के एडमिशन से लेके, टीचर की रिक्रूटमेंट से लेके, पोस्टिंग से लेके एंड तक, और फिर उस डाटे को इस फॉर्म में लाना कि उसके जरिए से ऐसी समरीज जनरेट हो सकें जो आपको इन्फॉर्म कर सकें, और फिर उस इंफॉर्मेशन की मुख्तलिफ जगहों पर डिसेमिनेशन करना, ये MIS का काम है। बजटिंग ऑब्वियसली आपको आपकी एक्टिविटीज के लिए बताता है कि फाइनेंशियल प्रोविजंस जो है वो कहाँ से आएंगी, कैसे मिलेंगी, कितनी होंगी। सो ये टिपिकल स्ट्रक्चर है जी इसका, जो कि बनना चाहिए। यूनिवर्सिटीज में ये एग्जिस्ट करता है, कॉलेजेस में नहीं है। वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कम से स्टार्ट करके पूरे स्ट्रक्चर की तरफ मूव करना चाहिए। इसके अंदर आप देखें एक एकेडमिक प्लानिंग कमेटी है जो इस पाथवे में नहीं आती, इस ऑर्गेनोग्राम में बिल्कुल अलहदा से बनी हुई है। ये जो मैंने आपसे कहा था ना कि आप डायरेक्ट एडमिशंस को, एग्जाम्स को, वाइस प्रिंसिपल को, टीचर्स को मिला के कमेटी बनाते हैं, जो कि आइडियाज लेना, जिनका काम इनिशिएशन है, जिनका काम कनेक्ट करना माशरे को और इदारे को आपस में, इसमें बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव, इसमें सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं प्लानिंग कमेटी में, जो आपको और आपकी कम्युनिटी को कनेक्ट करते हैं। और ये लोग
असल में मॉनिटर करते हैं एकेडमिक प्लानिंग डिपार्टमेंट के कामों को ये एक तरह से ओवरलुक करते हैं, उसको पूरी तरह उसको एग्जामिन करते हैं और फिर ये इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट करते हैं वाइस चांसलर ऑफिस को। ये और किसी के मातहत नहीं है, इंडिपेंडेंट कमेटी है जो अपनी राय इन डिपार्टमेंट ऑफ एकेडमिक प्लानिंग जो है उसके कामों को के ऊपर रिफ्लेक्ट करना और उसको फिर शेयर करना वाइस चांसलर के साथ इम्प्रूवमेंट के लिए। सो ये इस बात का फैसला करते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो होते हैं ना वो इनके जरिए से करवाए जाते हैं। सो लिहाजा ये एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जाती है जो तकरीबन तमाम ऐसे इदारों में पाई जाती है। सो ये वाला अल्टीमेटली आज नहीं है, कोई बात नहीं, इन डाउन द रोड इन 4 years 5 years whenever you get an opportunity to be in this role, तो आप अपने लिए सोचते हैं अच्छा मुझे ये चीजें इस तरह से बनाऊं तो मेरे इदारे की सस्टेनेबिलिटी और एकेडमिक वर्क जो है वो बेहतर की जा सकती है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखना चाहते हैं। सो ये चंद स्टेप्स हैं जी एकेडमिक प्लानिंग के जो मैंने आपके सामने रखे कि कहते किसको है, इसकी जरूरत तक रह गई है, अगर इसको प्लानिंग करना हो तो रोल एकेडमिक प्लानिंग क्या रोल प्ले कर सकती है आपके इदारे की एफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, मार्केट प्लेस को बढ़ाने के लिए, और फिर उसके नतीजे में आउटकम्स किस तरह की मिलती हैं और इदारों में ऐसा करने के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए और किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाना चाहिए हमें, तो फिर हम इसकी तरफ जा सकते हैं। ठीक है, आई स्टॉप हियर जी। अब आप दोनों सेक्शन से मुतालिक आपके जो पॉइंट्स थे इसके मुतालिक भी और जो पिछला था उसके मुतालिक भी आप दोनों में से जिसके बारे में भी कहना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू। ऑन कर दिए जी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर किसी ने को क्वेश्चन पूछना है तो काइंडली जरा थोड़ा सा सिविलाइज तरीके से हम हैंड रेज कर लें और फिर उसके क्वेश्चन पूछें। अगर हर बंदा बोलेगा तो किसी को